हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रिलिमिनरी पार्ट डिस्कस करा, जिसके अंदर सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एंड सेक्शन 2 के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस को समझा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम चैप्टर 1 जो सेक्शन 3 to 9 है उसको समझेंगे। जनरली पहले इसकी हेडिंग समझते हैं। इसमें यह है कि प्रपोजल का मतलब जब कोई पर्सन अनदर पर्सन को कुछ भी चीज के लिए प्रपोजल कर रहा है, यानी कि कोई चीज सेल करने के लिए जनरली ऑफर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। तो उसको हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, सामने वाला उसकी एक्सेप्टेंस कैसे हमको बताएगा, और अगर हमको वो प्रपोजल को नहीं कम्युनिकेट करना है तो हम उसको वापस रिवोक कैसे करेंगे, या जिसने वो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दी है वो एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक करेंगे, वो समझने के लिए सेक्शन 3 to 9 समझना जरूरी है। सेक्शन 3 एक जनरल प्रोविजो है जो ऐसा बोलता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो जो भी पार्टी किसी भी ऑफर को कम्युनिकेट करना चाहती है, या तो उस पर एक्सेप्टेंस देना चाहती है, या तो वो प्रपोजल को रिवोक करना चाहती है, तो वो किस तरह से करेगी, बाय द एक्ट और द ओमिशन। जनरली हम देखने जाए तो एक्ट और ओमिशन क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना, पार्टी अगर कोई भी ऐसा काम करती है जिसके थ्रू सामने वाली पार्टी या सामने वाले पर्सन को ये पता चल जाए कि हाँ, वो इस चीज का ऑफर आपको कर रहा है, या इस चीज का एक्सेप्टेंस आपको दे रहा है, या वो अबाउट द रिवोकेशन आपको बता रहा है, तो वो होता है एक्ट। और ओमिशन का मतलब होता है कुछ नहीं करना। इसका एक एग्जाम्पल सिंपली ऐसा है कि जैसे कि अगर मिस्टर ए है, वो 5 लाख के अंदर अपना एक हाउस है जो मिस्टर बी को सेल करना चाहते हैं। अब मिस्टर ए किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे अपने प्रपोजल मिस्टर बी को, तो वो मिस्टर बी को जाके बताएंगे कि मैं ये हाउस आपको सेल करना चाहता हूँ। तो जब ये चीज मिस्टर बी सुन लेंगे, उस टाइम को हम बोलेंगे कि वो कम्युनिकेट हो चुका है। अब मिस्टर बी जब इन रिस्पॉन्स में सामने वाले मिस्टर ए को जवाब देंगे कि हाँ, हम वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। और उनकी एक्सेप्टेंस आने से पहले अगर मिस्टर ए ऐसा चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना हाउस अब सेल करना नहीं चाहता, तो वो क्या करेंगे, रिवोकेशन का बताएंगे कि हाँ, पहले मैं सेल करना चाहता था बट अब मैं सेल करना नहीं चाहता। इसको हम बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। यानी कि किसी भी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, रिवोक कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, उसके एक्ट और ओमिशन के थ्रू होती है। इट्स जनरली सेक्शन 3। देन सेक्शन 4 एंड 5 जो है वो पोस्टल रूल्स है। पोस्टल रूल्स यानी कि ऐसा कि सेक्शन 3 के अंदर जनरली क्या है कि दो पार्टीज है जो आमने सामने है, मिस्टर ए और मिस्टर बी फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं अपना हाउस है 5 लाख रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूँ। तो जब ये मिस्टर बी ने सुना, तो इस टाइम पे, इस स्टेज के अंदर हमारी कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल की वो कंप्लीट हो गई। अब मिस्टर बी जब मिस्टर ए को ऐसा बोलते हैं, ओके मैं ये परचेस कर लूंगा, तो जब मिस्टर बी बोलते हैं और मिस्टर ए उसको सुन लेते हैं ना, उस टाइम पे हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट हो जाती है। फिर अगर मिस्टर ए को अगर ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें वो सेल नहीं करना, तो वो क्या करेंगे, मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस से पहले मना कर देंगे कि मैं सेल करना चाहता था बट अब सेल करना नहीं चाहता। तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गई। जब सेक्शन 3 के अंदर हम कोई भी प्रपोजल का कम्युनिकेशन या रिवोकेशन फेस टू फेस करते हैं, तो वो इजीली होता है, जो बाय द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ पार्टी हो जाता है। बट जब वही चीज पोस्टल रूल के थ्रू होती है, यानी कि जब पार्टी फेस टू फेस अवेलेबल नहीं होती और वो लेटर के थ्रू एक दूसरे के साथ बात कर रही है, कोई भी ऑफर प्रपोजल के अंदर एंटर हो रही है, तो वो चीज सेक्शन 4 एंड 5 गवर्न करता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सेक्शन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे कि हम सेक्शन 4 की बात करें, तो वो ऐसा बोल रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पोस्टल के थ्रू, यानी कि आप लेटर के थ्रू प्रपोजल कंप्लीट कर रहे हो, तो वो कब कंप्लीट होगा, जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाएगा। जैसे कि आप एक सिनारियो समझो कि मिस्टर ए है, वो वडोदरा में रहते हैं, और मिस्टर बी है, वो अहमदाबाद में रहते हैं। अब मिस्टर ए अपना हाउस 5 लाख रुपीज में मिस्टर बी को सेल करना चाहते हैं। तो मिस्टर ए 1 जनवरी को एक लेटर लिखते हैं मिस्टर बी के लिए कि मैं ये हाउस 5 लाख रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूँ। अब जैसे ये लेटर मिस्टर बी को मिलता है, उस टाइम हम कहेंगे कि प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो हो गया है। अब सेकेंड स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी हम एक्सेप्टेंस कब मानेंगे,
तो मिस्टर बी को अगर 1 जनवरी के अंदर मिस्टर ए ने लेटर ऑफ कम्युनिकेशन भेज दिया था, तो मिस्टर बी को जब वो 2 जनवरी को लेटर मिलता है कि हाँ मिस्टर ए जो है अपना हाउस सेल करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो अपनी एक्सेप्टेंस वाला लेटर भेजते हैं कि ओके मिस्टर ए, मैं 5 लाख के अंदर आपका हाउस परचेज करना चाहता हूँ, तो जिस दिन वो लेटर भेज देते हैं ना, उस दिन ऐसा माना जाता है कि एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेशन हो चुका है, यानी कि ट्रांसमिशन, यानी कि प्रोमिसर जिस दिन लेटर भेज देता है उस दिन जो है ट्रांसमिशन हो जाता है। अब उसके बाद मिस्टर ए जो है वो अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते, यानी कि एक बार अगर मिस्टर बी को लेटर मिल गया कि हाँ वो हाउस परचेस करना चाहते हैं, अब उसके बाद मिस्टर ए मना नहीं कर सकते कि नहीं अब मैं अपना हाउस सेल करना नहीं चाहता। अगर उनको मना करना है तो मिस्टर बी को लेटर मिले उससे पहले ही उन्हें मना करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा है प्रोमिसी। प्रोमिसी के अगेंस्ट में कब वो कंप्लीट होगा? इसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है ना, अगेंस्ट द प्रोमिसर, अगेंस्ट द प्रोमिसी, अगेंस्ट का जनरली मतलब होता है कि प्रोमिसर के अगेंस्ट है, यानी कि अब प्रोमिसर जो है वो परफॉर्म करने के लिए मना नहीं कर सकता। अब प्रोमिसी के अगेंस्ट है तो अब प्रोमिसी उसको परफॉर्म करने के लिए मना नहीं कर सकता। जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा कि प्रोमिसर, जब मिस्टर बी ने अपने वहां से एक लेटर भेज दिया पोस्टल के थ्रू कि ओके मिस्टर है हम आपका हाउस परचेज करना चाहते हैं, तो अब क्या प्रोमिसर के अगेंस्ट में हो गया, यानी कि अब प्रोमिसर जो है मना नहीं कर सकता अपना हाउस सेल करने के लिए। और जब प्रोमिसी को लेटर मिल चुका है, बराबर है उसकी नॉलेज में, जैसे कि मिस्टर ए को आज लेटर मिल चुका मिस्टर बी का कि हाँ वो मेरा हाउस परचेस करने के लिए रेडी, तो अब मिस्टर बी जो है मना नहीं कर सकते कि नहीं अब मुझे हाउस नहीं परचेस करना। ये एक बेसिक रूल है जो सेक्शन 4 बताता है। देन रिवोकेशन की बात करें तो रिवोकेशन यानी वापस लेना, तो रिवोकेशन में हम या तो प्रपोजल को भी वापस ले सकते हैं और या तो हम हमारी एक्सेप्टेंस को भी वापस ले सकते हैं। जैसे कि मिस्टर बी को मिस्टर ए को अगर वापस लेना है कि नहीं अब मैं मेरा हाउस सेल करना नहीं चाहता, तो सीधी सी बात है मिस्टर बी अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजे उससे पहले आपको रिवोक करना होगा। और अगर मिस्टर बी को रिवोकेशन को वापस लेना है, एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, तो वो मिस्टर ए को पता चले उससे पहले रिवोक करना होगा। अब ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जिसको हम बेसिक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि समझो मिस्टर ए है वो वडोदरा में रहता है, मिस्टर बी है वो अहमदाबाद में रहता है। अब मिस्टर ए ने 1 जनवरी के दिन एक लेटर ही निकाला और उसके अंदर मिस्टर बी को लेटर लिखा कि मैं अपना हाउस 5 लाख रुपीस के अंदर सेल करना चाहता हूँ। अब ये लेटर जो है 2 जनवरी को मिस्टर बी के पास अहमदाबाद में पहुंचा। अब समझो कि मिस्टर ए को, अब मिस्टर ए नहीं चाहते कि उनको हाउस सेल करना है, तो जिस दिन मिस्टर बी के पास वो लेटर पहुंचे उससे पहले ही उनको मना करना पड़ेगा कि मैं हाउस सेल करना नहीं चाहता। बट अगर एक बार मिस्टर बी के पास लेटर पहुंच गया और मिस्टर बी ने वहां से एक लेटर मिस्टर ए को लिख दिया कि अब हम आपका हाउस परचेस करना चाहते हैं, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब उसके बाद जो है मिस्टर ए मना नहीं कर सकता अपने हाउस को सेल करने के लिए। ठीक है, ये एक जनरल बात है जो सेक्शन 4 बता रहा है। देन हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। ये भी एक पोस्टल रूल है जिसके अंदर आता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस। यानी कि सेक्शन 5 ऐसा ही बोल रहा है कि जैसे कि अब मिस्टर ए ने ऐसा बोला है ओके मैं अपना हाउस सेल करना चाहता हूँ, और मिस्टर बी ने बोला ओके मैं परचेस करना चाहता हूँ। अगर मिस्टर ए इसको परचेस नहीं करना चाहते तो वो क्या करेंगे, प्रपोजल को रिवोक कर देंगे। वो रिवोक उनको मिस्टर बी को पता चले उससे पहले करना होगा। ओके, एंड अगर मिस्टर बी को अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, यानी कि उनको ये पता नहीं लगने देना कि उनको ये हाउस परचेस कर रहा है, तो मिस्टर ए को ये पता चले कि वो परचेस करना चाहते थे उससे पहले उनको रिवोक करना होगा। ओके, ये है सेक्शन 5। देन सेक्शन 6 बात करता है रिवोकेशन हाउ मेड, यानी कि किस तरह से हम रिवोकेशन कर सकते हैं। रिवोकेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑफर या कोई भी ऐसी एक्सेप्टेंस जो हमने कर दी है बट हम उसको वापस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम या तो नोटिस के थ्रू कर सकते हैं कि हम सामने वाली पार्टी को नोटिस भेज दें कि हाँ हम पहले लेना चाहते थे बट अब हम उसको परचेस करना नहीं चाहते, तो एक नोटिस के थ्रू भी रिवोक हो सकता है। दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई भी सेल होती है, किसी भी सेल लगती है किसी भी
क्लोथ्स पे, ब्रांड्स पे सेल ऑफर्स होते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि अगर आप 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ये चीज़ परचेस करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप वो टाइम के बाद परचेस कर रहे हो तो आपको 30% डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि वो जो ऑफर है वो लैप्स ऑफ टाइम यानी कि टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अब उसके बाद वो ऑफर की कोई भी वैलिडिटी नहीं है, तो लैप्स ऑफ टाइम के बाद भी जो है आपका ऑफर रिवोक हो जाता है यानी कि रिटर्न आ जाता है। देन थर्ड है फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन। जैसे कि अगर मिस्टर ए कोई भी एक ऐसा ऑफर निकालते हैं कि अगर आपको हमारे ये 5 कूलर्स परचेस करने हैं तो आप ये पर्टिकुलर लिंक पे जाके फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद हम 5 कूलर आपको जो है सेल आउट करेंगे। बट इसके अंदर क्या करते हैं, मिस्टर बी हाँ तो बोलते हैं कि हाँ मैं 5 कूलर्स लेने के लिए रेडी हूँ, बट वो जो कंडीशन उन्होंने दी थी ना कि फॉर्म फिलअप करना है, वो फॉर्म फिलअप नहीं करते। अब इसके अंदर कैसा है कि आपने फॉर्म फिलअप नहीं करा तो कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल नहीं हुई है, जिस वजह से ये ऑफर जो है वो रिवोक हो गया। फोर्थ है डेथ और इंसैनिटी, यानी कि जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है अगर उसी की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, इंसेन का मतलब है कि अब वो पर्सन कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो परफॉर्मेंस जो है उसके बाद उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और वो रिवोक हो जाएगा। रिवोकेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला है नोटिस भेज के, सेकेंड है अगर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो, थर्ड है अगर सामने वाले को जो कंडीशन दी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो भी वो रिवोक हो जाता है, एंड फोर्थ है प्रपोजल देने वाले पर्सन की डेथ और इंसेनिटी हो जाए तो। एंड द सेवेंथ इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सल्यूट। एब्सल्यूट का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसमें जो एक्सेप्टेंस है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है जिसमें मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको 1 मंथ टीचिंग कराऊंगा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर और आप उसके रिटर्न में मुझे 5000 रुपीज पे करना पर मंथ। मिस्टर बी ऐसा बोलते हैं ओके ठीक है आप मुझे पढ़ाने आना बट मैं जब बोलूँ तब। अब इसके अंदर कैसा ये जो इनने एक्सेप्टेंस दिया वो एब्सल्यूट नहीं है और अनक्वालिफाइड नहीं है, यानी कि उनने क्या करा अपनी एक्सेप्टेंस तो दी है बट एक कंडीशंस के साथ दी है। तो वो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सल्यूट होनी चाहिए, यानी कि जो मैनर में प्रपोजल ने मांगी है उस मैनर में होनी चाहिए, उसमें कोई कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। In order to convert a proposal into a promise, acceptance must be absolute and unqualified. ये एक important question है about the गुजरात जुडिशरी। इसके अंदर जनरली ऐसा पूछा जाता है, as per the section 7 of the Indian Contract Act, acceptance must be absolute और unqualified, जो MCQ टाइप क्वेश्चंस में होता है। देन सेक्शन 8 ऐसा बोलता है acceptance by performing conditions or receiving consideration, performing of the conditions of the proposal। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई भी प्रपोजल है उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तो इनडायरेक्टली यही माना जाएगा कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो चुके हो। ओके, जैसे कि सपोज अगर आपने वडोदरा टू आणंद जाने के लिए रेलवे स्टेशन से कोई भी एक टिकट परचेस करी है तो आपके और रेलवे स्टेशन वाले के बीच में कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं है, बट क्या है जैसे ही आप वो टिकट परचेस कर लेते हो वैसे ही वो टिकट के थ्रू एक एग्रीमेंट बन जाता है कि आप वडोदरा से आणंद तक ट्रेवल करोगे, इन रिटर्न आपने जो 30 रुपीज है वो रेलवे में पे करें, यानी वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन है। ठीक है, अब आपने कंडीशन कौन सी फुलफिल करी है, टिकट को वहां से परचेज करा है, इस वजह से इसमें परफॉर्मिंग कंडीशन के थ्रू आप एक एक्सेप्टेंस दे रहे हो और इसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, जो सेक्शन 8 बोलता है। सेक्शन 8 इज अबाउट कि अगर आप कोई कंडीशन फुलफिल कर रहे हो उसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो रहे हो तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 9 इज अबाउट प्रॉमिस जो होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इन सो फार द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इन मेड words, the promise is said to be express or proposal accept must be otherwise in word is said be implied। अगर कोई भी प्रॉमिस है जो बाय वर्ड हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सप्रेस है, एंड बाय एक्सप्रेशंस हुआ है वो बोलेंगे इम्प्लाइड है। बाय वर्ड यानी कि दो पार्टीज हैं जो मिलके एक एग्रीमेंट बना रहे हैं और उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर,
तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सप्रेसली एग्रीमेंट बना हुआ है, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेसली मेड है बाय द वर्ड्स। बट कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके थ्रू कंडीशन प्रेसिडेंट के थ्रू वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ है, जैसे मैंने आपको रेलवे स्टेशन का एग्जांपल दिया, उसमें हमारे और रेलवे स्टेशन के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम वडोदरा से आनंद ट्रेवल करेंगे, इन रिटर्न आपको इतने पेमेंट करेंगे। बट जैसे ही आप टिकट परचेज कर लेते हो वैसे ही आप इनडायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाते हो, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड बाय द एक्सप्रेशन, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड हुए हैं बाय द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये है सेक्शन 9। तो जैसा कि हमने देखा कि जो चैप्टर 1 है वो हमको खाली जनरल रूल बता रहा है कि अगर आपको कोई भी प्रपोजल है तो आप सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट कैसे करोगे अबाउट योर प्रपोजल, सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट कैसे करेगी, अगर आपको अपने प्रपोजल को रिवोक करना है यानी वापस लेना है तो आप किस तरह से लोगे, अगर सामने वाली पार्टी जिसने एक्सेप्ट कर लिया है बट अब वो एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिवोक करना चाहती है कि नहीं अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो किस तरह से रिवोक करेगी। सेक्शन 3 तो जनरल रूल बोल रहा है कि अगर पार्टी फेस टू फेस है तो वो अपने एक्ट और ओमिशन के थ्रू उसको जो है एक्सेप्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है एंड रिवोक कर सकती है। ठीक है, बट जो 4 एंड 5 है वो थोड़े क्रिटिकल प्रोविजो है जो पोस्टल रूल्स की बात करते हैं। इसके अंदर जनरली लेटर्स हैं, ये 1872 का एक्ट है, जिस वजह से इसके अंदर जो पोस्टल रूल के प्रोविजो हैं वो थोड़े क्रिटिकल हैं, जिसमें पोस्टल टाइम पीरियड देखा जाता है कि आपने किस टाइम लेटर इशू करा, सामने वाली पार्टी को लेटर कब मिला, तो सामने वाली पार्टी को लेटर मिलने से पहले आप उसको रिवोक कर सकते हो, और सामने वाली पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है तो जो पार्टी ने ऑफर बनाया है उसको वो एक्सेप्टेंस मिले आप उससे पहले सामने वाली पार्टी जो उसको रिवोक कर सकती है। बट अगर दोनों पार्टी को नॉलेज हो जाता है अबाउट द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस, उसके बाद वो उसको रिवोक नहीं कर सकते, देन बोथ द पार्टीज आर बाइंडिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन 5th रिवोकेशन की बात करता है, सेम पोस्टल रूल। 6 बोलता है रिवोकेशन करने के टाइप्स कौन कौन से, तो नोटिस के थ्रू, टाइम लैप्स हो जाना, देन फेलियर, अगर कोई कंडीशन स्पेशली दी है प्रोमिसर ने और आपने वो फुलफिल नहीं करी है तो भी वो फेलियर हो जाएगा। इसमें सपोज एक बेस्ट एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं जैसे कि न्यू कोचिंग क्लास है और वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस है बाय द फुलफिलमेंट ऑफ द गूगल मीट एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको गूगल मीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का बोला है बट आप वो फॉर्म भरने की जगह वो इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली चले जाते हो, तो वो क्या है जो आपने पर्टिकुलर कंडीशन है वो आपने फुलफिल नहीं करी, इस वजह से वो ऑफर भी है रिवोक हो जाता है। देन 4th है डेथ और इंसेनिटी, जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है अब वो उसकी डेथ हो चुकी है या तो वो इंसेन हो चुका है, इंसेन का मतलब यानी कि अब कैपेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो भी वो 6 के अंदर रिवोक हो जाता है। देन 7 के अंदर जो भी एक्सेप्टेंस है यानी कि प्रॉमिस से जो भी एक्सेप्टेंस दे रहा है वो हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। देन 8 इज अबाउट अगर आप कोई भी कंडीशन को परफॉर्म कर लेते हो तो वो वन टाइप ऑफ आपकी एक्सेप्टेंस ही कंसीडर की जाएगी। देन सेक्शन 9 कि जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम रेलवे स्टेशन के थ्रू कोई भी टिकट को परचेज करते हैं तो वो हमारा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट दो पार्टी मिलके कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रही है और बाद में उसको एनफोर्स कर रही है तो एक हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ये फर्क है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में। आई होप आपको ये चैप्टर 1 समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।